Already there in the chat window. Very nice. गुड इवनिंग एंड नमस्कार। आज की बहुत ही स्पेशल शाम का आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे को क्लियरली आपकी वॉइस जरा सी मतलब गूंज रही है, मतलब कि लेकिन फिर भी ठीक है, इट्स बेटर। तो आज हम लोग एक स्पेशल डिस्कशन के लिए यहाँ पर हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंस्पायरिंग भी होने वाला है। बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा। और आइए आप सबको शाम की इस परिचर्चा की तरफ ले चलते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पीकर्स का। परिचय कराते हैं आप आज का टॉपिक सल्यूट टू अवर एंजल्स। Angels means the backbone of hospital, backbone of any medical institution, are nurses। और अभी 12 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया है। उसका भी यही उद्देश्य है कि इस चीज को समझा जाए, जाना जाए और स्वीकार किया जाए कि नर्सिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा बैकबोन, यस आई बिलीव इन दिस। और बहुत सारी और भी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं जो आज के हमारे स्पीकर्स खुद इसके बारे में आपसे बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पीकर्स का इस मंच में। ये एक संयुक्त प्रयास है डॉक्सी आर्मी और जेनेस इनिशिएटिव का। किस तरह से हम लोग काम करते हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारे फाउंडर डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। स्पीकर से परिचय कर लेते हैं पहले। हालांकि केवल नाम ले लो और परिचय निकल आता है, नीमा पंकज, जो कि एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है पीजीआई लखनऊ में। इसके अलावा उनके अंदर कुछ और भी टैलेंट है। एक टैलेंट जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं कि 2019 के मिसेस यूनिवर्स चली गई। फिर उसके बाद मिसेस प्लैनेट दिवा, इंडिया पैशनेट इंटरनेशनल, नॉर्थ इंडिया। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओ से जुड़ी हुई है, कोविड से रिलेटेड बहुत सारा काम कर रही है, वो अवेयर कर रही है, कैंसर अवेयरनेस में काम कर रही है, स्पीकर भी है, वो राइटर भी है और वो छोटी छोटी शायरी भी करती है। तो हम लोग उससे भी उनके गुरु होंगे। मोस्ट वेलकम यू आर। आई थिंक यू आर प्रैक्टिसिंग एज अ नर्सिंग in a nursing career for more than 25 years। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पे है और एक और कनेक्शन आपके साथ निकल आता है कि आपकी पढ़ाई भी कानपुर में हुई है। तो इट्स वंडरफुल टू हैव यू एट आवर प्लेटफॉर्म। और हमारे आज की दूसरी स्पीकर, उनसे भी मैं आपको परिचय कराऊंगा, मिसेस छाया सिंह, जो कि एक नर्सिंग सुपरवाइजर है राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपने नर्सिंग की पढ़ाई की है। छाया जी 10 साल में बनारस में रही हूँ और वैसे बीटी कॉलेज के साथ जुड़ी हुई। तो ये एक दूसरा शानदार कनेक्शन हमारे बीच निकल के आता है। छाया जी इस समय जो है वो कोविड के पेशेंट के साथ रात दिन जुड़ी हुई है। पॉजिटिव हो गई फिर निगेटिव हो गई, फिर काम करो, फिर पॉजिटिव हो गई, फिर निगेटिव हो गई, क्वारंटीन करो, काम करो। तो ये सिलसिला हमारी सारी नर्सिंग का चल रहा है। यू आर मोस्ट वेलकम एट आवर प्लेटफॉर्म। विपिन बेबी, आपकी को तो तब आपका परिचय जहाँ से मिला वहीं से मालूम हो गया कि बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी आपको मिला हुआ है। नर्सिंग इंडस्ट्री में आपका कितना बड़ा योगदान है। आप आईसीयू के नर्सिंग इंचार्ज हैं और लखनऊ के जाने माने हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल में मोर देन 10 इयर्स 15 इयर्स से आप काम कर रहे हैं। वंडरफुल टू हैव यू आल्सो एट दिस प्लेटफॉर्म। आप लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करेंगे और बहुत सारी नई जानकारियां हमारे जितने भी जानने वाले और मानने वाले हैं। आप डॉक्टर संगत साइकोलॉजिस्ट और आज के इस प्लेटफॉर्म की तरह हम लोग बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म छोटे छोटे आयोजित करते रहे हैं, जिसके थ्रू एक तरफ जहां हम लोगों को मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ भ्रांतियां भी उनके तोड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विद डॉक्स नियर मी। और ये हमारे पैनल डिस्कशन यूं ही चलते रहेंगे, आप सब ऐसे ही होते रहेंगे। आइए मिलते हैं डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव से, who is the founder of Genesis Initiative and Docs Near Me. Everybody knows that he is a well-known cardiac surgeon and medical director at Divine Multi-Speciality Heart Hospital, Lucknow. Since 2013, उन्होंने डॉक्स नियर मी का शुरुआत की थी इस मिशन के साथ कि हम लोग अपने पेशेंट्स तक पहुंचे
जहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स उन जगहों पर, शहरों पर, गाँवों पर नहीं उपलब्ध है, ताकि उनको स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी दी जाए, दिशा निर्देश दिए जाए और उनकी भ्रांतियों को तोड़ा जाए, जो उनकी ओल्ड प्रैक्टिसेस या रॉन्ग प्रैक्टिसेस है उनको निकाल के बाहर लाया जाए। इसी सिलसिले में गिरीश इनिशिएटिव जो कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके और डॉग्स नियर के संयुक्त प्रयास है, हमने बहुत सारे हेल्थ कैंप्स किए हैं, स्कूल्स में किए हैं, गाँवों में किए हैं, हाइजीन किट बांटे हैं और पिछले साल तो हमने बहुत लंबी संख्या में मोर देन 2 लाख मास्क बांटे थे। मास्क बांटने का भी उद्देश्य यही था कि लोगों को मास्क के इस्तेमाल के बारे में अवेयर करें, एजुकेट करें। तो हम छोटे-छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, कैंप्स करते हैं और फ्री कैंप्स करते हैं और इसमें हमारे साथ बहुत सारे लाइक माइंडेड डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ते जा रहे हैं और ये है हमारा नया स्वरूप। एक्चुअली हमने पिछले साल भी इस पे काम किया था और इस साल पे कोविड के पेशेंट्स के लिए भी हेल्पलाइन है और नॉन कोविड के पेशेंट्स के लिए भी, फिजिकल हेल्थ से जुड़े हुए भी हैं और मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनकी जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, हम सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक उनके सामने उपस्थित हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि अलग-अलग विधाओं के हैं, अलग-अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं और आज हमारे साथ में ये 3 और एक्सपर्ट्स हैं जिनका नाम भी हम इसमें ज़रूर लेना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है, आपकी सहमत से मैं अनुरोध करूँगी डॉक्टर नियमित से कि वो उनके लिए भी एक लिस्ट बनाएं और हम लोग के साथ जुड़ के कोशिश सिर्फ यही है कि छोटे-छोटे से प्रयास किए जाएँ और अगर हमारी कोई नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस कहीं शेयर हो जाता है तो उससे ठीक है। तो आज के इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हैं, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप सब लोग एकदम रिलैक्स हैं, वेरी नाइस। तो अभी हमारा ये फेसबुक पे लाइव है, हम चाहेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हो वो उस पे डालते जाएं ताकि हम उन सवालों को उठाते जाएं। एकांश, हर्षित, अर्चना सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम दोनों लगे हुए हैं। तो आपके भी कोई सवाल हो तो पूछना चाहें तो जरूर पूछिए। तो पहले तो जानते हैं कि नर्सिंग है क्या, जितना हमको दिखता है उससे भी ज्यादा है कि नहीं। हमें ये मालूम है कि अगर वो हॉस्पिटल की बैकबोन है तो हमें ये मालूम है कि किसी भी डॉक्टर का कोई भी डिस्पेंसरी हो, छोटी से छोटी या बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल नर्सिंग के बिना नहीं कंप्लीट हो सकता है, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी की शुरुआत हो या बीमारी का अंत हो या उपचार की अवस्था हो या उपचार के बाद की चीजें हो। तो नीवा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप शब्दों में ये डिफाइन कीजिए कि एक्चुअली नर्सिंग है क्या? नमस्कार कुमुद जी, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपने पूछा है और कहते हैं ना, जीत निश्चित जानकर अर्जुन तो कोई भी बन सकता है, मृत्यु निश्चित जानकर अभिमन्यु बनने का साहस चाहिए। आज हमेशा से हम लोग एक ही जैसे काम कर रहे थे, जैसे मैं आज आपको अपने बता रही हूँ हम कौन है। हम वो हैं जब बच्चा पैदा होता है उसकी आंखों को हम ही खोलते हैं और अपने अथक प्रयासों के बाद जब मरीज को बचा नहीं पाते उसकी आंखें भी हम ही बंद करते हैं। कोविड की महामारी आई, इससे पहले भी एड्स, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू सब में हमने ही काम किया। आज लोगों को क्यों लगने लगा कि नर्सेस भगवान है, डॉक्टर्स भगवान है? हम तो कभी नहीं बदले थे कुमुद जी, सही बात तो ये है। पर आज जब हम कोविड की बात करते हैं, आपको पता है कि जिस यूनिट में हम काम करते हैं पीजीआई में, मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ। पिछले फेब को 1.25 साल हो गया हमने कोविड की आईसीयू बनाया था। उस कोविड आईसीयू की मैं पहली इंचार्ज हूँ। सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम पेशेंट को अंदर ले जाते हैं उसके संग रिलेटिव्स नहीं होते हैं, नर्सेस ही होती हैं। उनका खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना, जब जो भी उनका काम होता है टोटल नर्सेस करती हैं। और मुझे लगता है कि काम करना तो आसान है कुमुद जी, जो पीपी हम लोग पहनते हैं वो एक आसान प्रक्रिया नहीं है, उसको डॉनिंग बोलते हैं। पीपी पहनकर 30 मिनट तक हम पहले ट्रेनिंग 8-9 ले चुके होते हैं पीपी पहनने की। हम डॉनिंग होते हैं जिसमें
डिस्पोजेबल कुर्ता पजामा, सर्जन गाउन, उसके ऊपर पीपी, हाथ में 3 ग्लव्स, 2 मास्क, आई शील्ड, बूट्स। देखिए ऐसा है, जब हम इतना लेस होने के बाद हमारी जो कार्य क्षमता होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? जो गॉगल्स होते हैं थोड़ी देर के बाद हमें धूमिल दिखने लगता है। पर आज पूरे विश्व में नर्सेस ने बता दिया है कि जब कोई भी नहीं है, मरीज के रिलेटिव भी नहीं है, वहां पर भी नर्सेस बिना हारे लगातार मुस्तैदी से पूरे विश्व में काम कर रही है। और मैं आपको बताऊंगी कि जो नर्सिंग का प्रोफेशन है उसमें कम से कम 90-95% आज भी फीमेल है। जब हम ड्यूटीज करने के लिए जाते हैं, ड्यूटीज हम अपने घरों से नहीं करते हैं। उस 1 महीने की या 15 दिन की ड्यूटी हमें आइसोलेट क्वारंटाइन किया जाता है। हम लगातार ड्यूटी करते हैं। उसके बाद जब हम नेगेटिव आते हैं, हमारा टेस्ट होता है लास्ट डे, उसके बाद ही हम घर आ सकते हैं। तो लगातार काम करने पे नर्सेस ने सिद्ध कर दिया है, निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत यारों, निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत यारों, जो चट्टानों से न टकराए वो झरना किस काम का। नर्सेस काम कर रही हैं, थकी नहीं है और खुश भी हैं। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, तूने हमें उस एरा में पैदा किया कि आज हम सब देश के काम आ पा रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही। और पॉजिटिविटी जो थी लास्ट लाइन में, वो खैर माशाल्लाह क्या बात है। सो इवन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप आईसीयू की ड्यूटी भी कर रहे हैं और कोविड की भी ड्यूटी कर रहे हैं। आईसीयू की ड्यूटी और कोविड की ड्यूटी में क्या डिफरेंस आ रहा है? इबिन आप म्यूट पर हैं। इबिन हाँ, आप हाँ, म्यूट पर हैं। हेलो, आप हम लोग अभी मैं तो अभी कोविड आईसीयू में ही ड्यूटी कर रहा हूँ लास्ट 1.5 मंथ इन चंदन हॉस्पिटल। तो वहां पे हम लोग जो सबसे क्रिटिकल जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उन्हीं पेशेंट सिचुएशन है ही है कि बिकॉज जो पेशेंट तो हाई वेंटिलेटर सपोर्ट पे आता है और हाई नीड्स होता है पेशेंट्स का, जो है वेंटिलेटर सपोर्ट एंड ऑल। मतलब बहुत सारी चीज हम लोग फेस करने के लिए मिल रहा है कि बिकॉज पिछले जैसा जो है कोई सिम्टम दिखता है, बट उससे भी ज्यादा डेंजरस सिचुएशंस इस बार हमको देखने के लिए मिल रहा है। बिकॉज पेशेंट आते फुल वेंटिलेटर सपोर्ट पे चले जाता है, उसके बावजूद भी पेशेंट के SpO2 90 तक टच करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस तरीके से पेशेंट को डील करना इस वेरी नेशंस के लिए भी बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट टाइम है इस टाइम। इस टाइम हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे तरीका होता है कि एक्चुअली हम लोग एक तो कम स्टाफ पे काम करते हैं। उसका रीजन है कि बिकॉज हमको बाकी नेक्स्ट टीम को तैयार करना है कि एक शिफ्ट निकलेंगे दूसरा शिफ्ट आने के लिए। तो ये हम लोग एक फेस करने वाला सबसे बड़ा चीज है कि हमको वहां पे मैन पावर को स्टेबिलिटी देख के बाकी पेशेंट का डील करना पड़ता है। ये हम लोग अभी आजकल तो फेस कर ही रहे हैं, बट उसके बावजूद भी हमारा नेशंस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मतलब आप समझ लो कि 1-1.5 महीने से मतलब है कि हम लोग खुद ही स्टाफ सब चंदन हॉस्पिटल के मेन कैसे है कि हम लोग सब मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं और मैनेजमेंट हमको भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीज देखते हुए कि सारे स्टाफ लगे हुए हैं कि पूरा क्रिटिकल केयर पेशेंट ही हम लोग लेते हैं, उन्हीं लोगों के लिए लगे हुए हम लोग पूरी तरीके से, और हमको बहुत अच्छे सपोर्ट भी मिल रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। मानी हुई बात है, अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कैसे काम होगा। और यह टाइम तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलने का है। बिल्कुल मैम। आई थिंक सेम सिचुएशन छाया जी की है, और नीमा जी की शायरी पे छाया जी ने भी इसको अप्रिशिएट किया था कि उन्होंने कहा कि हमको ऐसे वक्त पे खुदा ने ये मौका दिया कि हाँ हम कुछ काम कर सकें।
तो शायद ही आपने भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में ड्यूटी की होगी, जहाँ नीमा जी ने जब शुरुआत की थी बच्चे की आँख खुलने से लेकर, और कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स में आपकी ड्यूटीज रही हैं इस द टफ टाइम? मैडम मैं पिछले 1.5 साल से कोविड में ड्यूटी कर रही हूँ। कोविड हॉस्पिटल आरएमएल का जो आरपीजी शहीद पथ पे बना हुआ है, वहां पे बनने से लेके अभी तक मैं वहां पे कंटिन्यूस ड्यूटी कर रही हूँ। हर एक वार्ड जो भी बनाया गया है वो उसमें मैं हमेशा डॉक्टर्स के साथ रही हूँ। प्लस भीड़ भी होगी आपके पास? काफी भीड़ है। एक समय था जब हमारे पास 100 बेड्स थे तो उस समय पूरा फुल चल रहा था, आईसीयू, एचडीयू, आइसोलेशन पूरा फुल चल रहा था। फिर ये 15 अप्रैल से 30 अप्रैल ये टाइम इतना क्रूशियल था कि उस समय स्टाफ भी पॉजिटिव थे, पेशेंट्स भी ज्यादा थे, बट हमारे नर्सेज ने और हमने कभी हार नहीं मानी। हर सिचुएशन में हमने वहां पे स्टाफ को समझा के, उनको मोरल सपोर्ट दे के, हर तरीके से उनको ड्यूटी के लिए भेजा। और बहुत सारे स्टाफ हमारे होते थे जिनकी तबीयत खराब होती थी, वो मेडिसिन लेके भी पीपी किट पहन के ड्यूटी जाते थे। बट मेरी बस एक ही गुजारिश है सबसे कि हम जब पीपी किट पहनते हैं वो बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है। हम 8 घंटे कुछ खा नहीं सकते हैं, हम वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, बोलते हैं तो हमारी आवाजें हमारे ही अंदर गूंजती हैं। प्लस बोलने में बहुत प्रेशर लगता है, सांस नहीं आती है, पर हम बिना थके बिना उसके काम कर रहे हैं। हमारे नर्सेज बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हमारे हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की टीम और मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है। कोई भी परेशानी होता है तो हम उनसे बात करते हैं और तुरंत ही उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश होती है और निकलती भी है। तो हमारे नर्सेज के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो बिना थके, बिना मतलब फीवर होता है, लूज मोशंस होते हैं, लेकिन मेडिसिन लेके भी हमारा स्टाफ अंदर जा रहा है, ड्यूटी कर रहा है। तो और फिर मैं अंदर भी जाती हूँ पीपी किट पहन के, प्लस बाहर से भी मैनेज करती हूँ। तो हमें बहुत सारी चीजें बाहर से भी पेशेंट के रिलेटिव्स को डील करना होता है। पेशेंट जब एक्सपायर हो जाता है तो उनकी चीजें भी थोड़ी सी मिस आउट हो जाती है, तो उसको कैमरे में खुजवा के ढूंढ के उनको वापस करना से लेके पेशेंट के रिलेटिव्स को मेंटल सपोर्ट देना, प्लस पेशेंट को अंदर भी मेंटल सपोर्ट देना कि आप डरिए नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, आप अपने फैमिली को ध्यान दीजिए, आप अच्छे से खुश रहिए। हर तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हमारा पेशेंट अच्छा होकर जाए और बहुत खुशी मिलती है जब हमारा पेशेंट अच्छा होकर जाता है। मैं कभी कभी डायरेक्टली पेशेंट से बात भी करती हूँ कि आप जब जा रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट मिला, कैसा आपको सपोर्ट मिला। तो बहुत लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। तो हमारे नर्सेस के लिए थैंक यू सो मच। सही बात है, जब पेशेंट्स हमें बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आपकी बात बहुत इम्पोर्टेंट ये थी कि हम उनको मेंटल सपोर्ट भी देते हैं। जी, मेंटल सपोर्ट देने से पेशेंट बहुत जल्दी हील होता है और उसके मन में भी होता है कि मैं ठीक होके जा सकता हूँ, मैं ठीक हूँगा, क्योंकि उनके पास फैमिली मेंबर्स नहीं होते हैं। तो हम ही हैं जो कि उनके साथ होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। अब आप लोगों से एक और ये बड़ी क्यूरियोसिटी सी हो रही है जानने की, आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करते हैं और फिजिकल हेल्थ को भी कैसे आप बनाए रखते हैं? मोटी चीजें सबको मालूम होती है। फिजिकल हेल्थ में वही जो भी प्रिकॉशंस लेने होते हैं, घर आने के बाद तुरंत अलग कमरे में जाके वहीं पे स्ट्रीम लेना, फिर नहाने के बाद गार्गल वगैरह करना, यही सब कुछ है जिससे। और फिर सुबह जल्दी उठ के योगा वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करने से। प्लस मेरा जो स्ट्रेस आउट होने का तरीका है कि मैं गार्डनिंग करती हूँ। मेरे छत पे मैंने पूरा अच्छा गार्डन बना रखा है जिससे ऑक्सीजन सप्लाई भी है, प्लस ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ती है, प्लस बहुत सुकून मिलता है वहां जाके। सुबह शाम मैं ड्यूटी से आने के बाद भी अपना 1 घंटा छत पे पौधों को पानी डालना और ये सब कुछ से मेरे को बहुत अच्छा लगता है और स्ट्रेस मेरा बहुत दूर हो जाता है। पूरे दिन का स्ट्रेस, थकान खत्म हो जाती है। जी मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। इवन आप क्या करते हैं, कैसे आप अपने आप को एकदम फिट रखते हैं और इतनी लंबी कड़ी ड्यूटी में लगातार लगे हुए हैं?
मैम एक्चुअली इस जो हाई रिस्क जो तरीके से जो ड्यूटी PP1 के जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम अपना स्टाफ को भी सबको ये चीज बोलते हैं, एक तो काली पर ड्यूटी नहीं आना। सबसे मेन पॉइंट है कि अपना न्यूट्रिशन के प्रॉपर तरीके से अगर डील नहीं करोगे, इस ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हम ये बोल देते हैं कि खाली पेट कोई ड्यूटी नहीं आना। PP के साथ डाइट तो ले नहीं पाता है, ये तो इसलिए तो फुल डाइट के साथ ही हम लोग ड्यूटी करने के लिए बोल देते हैं। आफ्टर ड्यूटी, आफ्टर डोपिंग, सारा चीज सबको तैयार करके उन लोग सब सीधे घर ही, अभी तो फिलहाल घर ही आइसोलेशन पे है, तो उसी टाइम सही बात है, ये इम्पोर्टेंट बात आपने कही। आप खुद नहीं फिट है तो कैसे आप दूसरों को फिट रखेंगे? इनका कुछ नेटवर्क है। नीमा जी, आप इस चीज को कंप्लीट कीजिए। इसमें सबसे ज्यादा एक्चुअली, एक्सक्यूज मी, तो इसमें सबसे मेन है कि हाई प्रोटीन डाइट, एंड सेकंड स्ट्रेस रिलीज, कुछ कोई एंटरटेनमेंट जस्ट लाइक म्यूजिक, ये सब चीज में हम ज्यादा जो है वो करते हैं। बस उसके अलावा स्ट्रेस, वैसे हम ड्यूटी के बाद स्ट्रेस उतना ज्यादा लेते नहीं, बिकॉज लास्ट 15 ईयर्स हम यही ऐसे ही काम किया है, बिकॉज जो भी स्ट्रेस है वो ड्यूटी टाइम पे है, उसके बाद नहीं। ठीक है, व्हाट डू यू से नीमा जी? जी, मेरे को तो ये लगता है कि मेरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि मैं खुश रहती हूँ। जो भी बच्चे हमारे वहाँ PP किट जिनको पहनना होता, कोविड ड्यूटीज करना पड़ता है, तो हम उनको पहले साइकोलॉजिकल बूस्ट करते हैं। देखिए, कोरोना से हमें डरना नहीं है, हमें डर वहां होता है जहाँ अज्ञानता होती है। जब कोविड को, कोरोना को पूरी तरह समझ लेते हैं तो यकीन मानिए हमें डर लगता ही नहीं है। हम बच्चों को बताते हैं कि पॉजिटिव कैसे रहा जाए। एक आध टिप्स मैं इधर भी देना चाहूंगी। आजकल हम मास्क पहनते हैं, तो मैं बच्चों से कहती हूँ कि मास्क के अंदर मुस्कुराया करो, पहली चीज। दूसरा, एक डायरी बनाओ। तुम्हारे मन में आ रहा है कि मुझे कोरोना से डर है, आप लिखो मुझे कोरोना से डर नहीं लगता। फिर आप जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे उनको आप अफर्मेटिव करके लिखो। अगले 5 दिन बाद आप देखना, शीशे के सामने एक नया अरविंद, एक नया सुनील, एक नया नीमा खड़ा होगा। यकीन जानिए, अपने घर को छोड़ने के बाद भी हम नेगेटिव नहीं हुए। देखिए, हम बाजार में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, या हम घर में बैठे हैं, पॉजिटिव होने का चांस हो जा रहा है। पर जब हम PP पहनते हैं, हमें सही प्रक्रिया पता है कि डॉनिंग की प्रक्रिया कैसे करना है, कैसे काम करना है। तो हमारे बच्चे जब टेस्ट अपना कराते हैं 17वें दिन, वो नेगेटिव हो चुके होते हैं, खुशी से बाहर निकलते हैं। और सच बताएं कि माना कि थोड़ा कठिन है सब कुछ, वो है, लेकिन शूल से परिपूर्ण पथ पर फूल बनकर ही मिलूंगी। जिंदगी ने कब कहा अनुकूल बनकर ही मिलूंगी। वाह, कोई भी ऐसा व्यक्ति का आप नाम बताइए जिसने थोड़ी सी परेशानियां नहीं झेली हो, चाहे वो साइंटिस्ट रहा हो, चाहे जीसस क्राइस्ट रहे हो, चाहे राम रहे हो। एक आम आदमी को पूछता ही कौन है। आज पूरे विश्व की नर्सेस जिस प्रकार काम करती हैं, हम, मेरे नाक के ऊपर भी थोड़ा निशान आ गए हैं, लगातार हम 95 पहनते हैं, पर आपको बताएं उस निशानों को भी हम एक मेडल की तरह लेते हैं। अभी मेरी बेटी का बर्थडे था, कोविड ड्यूटी में थी, उसने कहा माँ मैं तुम्हें सिर्फ देखना चाहती हूँ। मैंने कहा गिफ्ट बता दो, पहले से देके चली जाऊंगी। उसने कहा जो आपके मरीज ठीक होके घर जाएंगे, मेरे गिफ्ट इस कोरोना में वही होंगे। मम्मा घर के बारे में मत सोचिएगा, जम के ड्यूटी करिएगा। तो ये सब ताकत जो है हमें आप लोगों से मिली। आज कुमुद भी आपने क्यों सोचा कि ऐसा प्रोग्राम रखा जाए, सैल्यूट टू एंजल्स किया जाए। ये ताकत, पॉजिटिविटी हमें आप जैसे लोगों से मिलती है, परिवार में लोगों से मिलती है। और आज जब हम देखते हैं कि SGPGI में वर्ल्ड क्लास का सेंटर बना है, काफी मरीज ठीक होके जा रहे हैं, तो हमें खुशी मिलती है। बस आप लोग की दुआ है
कि हम थक नहीं रहे हैं, हारे भी नहीं है और आखिरी कोविड पेशेंट तक ऐसे ही काम करेंगे। Very true. और not only with COVID patients, सारे patients के साथ में हम happy कि डॉक्टर बख्तर को श्रीवास्तव का लिखा है। तो most welcome and good evening sir. अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नर्सिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल। वो एक छोटी सी क्लिनिक हो, डिस्पेंसरी हो या एक बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल, बिना नर्सिंग सिस्टम के चलता ही नहीं। और आज के हमारी जो एंजल्स हैं जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सारे नर्सिंग सिस्टम का, उसके बारे में बता रहे हैं। वेरी इंस्पायरिंग। आज एक छोटा सैल्यूट तो छोटा सा। So what do you want to say? पहले तो मैं ये कहूँगा कि बीइंग ए डॉक्टर, मैं कार्डियक सर्जन हूँ, पिछले 22 साल से कार्डियक सर्जरी कर रहा हूँ। और बिना नर्सिंग स्टाफ के सपोर्ट के चाहे जितना अच्छा ऑपरेशन हम लोग कर लें, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। वो सक्सेसफुल तभी होता है जब हमारा नर्सिंग स्टाफ उसी तरह से केयर करे जिस तरह से हमने ऑपरेट करके उनको हैंडल किया है, हैंड ओवर किया है। तो आई से कि मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है और मैं कहूँगा कि जब हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, इवन MCH के बाद मैं रेलवे हॉस्पिटल पेरम्बूर चेन्नई में था और वहाँ के नर्सेस का एक्सपीरियंस हम लोगों से बहुत ज़्यादा था कार्डियक सर्जरी। तो इवन हम लोगों को उनसे भी सीखने से मिलता था। वी यूज्ड टू लर्न फ्रॉम देम। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि नर्सेज आर ऑलवेज देयर विद द पेशेंट। 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे ये लोग पेशेंट्स के साथ होते हैं। हम लोग तो ऑपरेट करके या राउंड लेके चले जाते हैं। वो ऑर्डर्स को कैरी कराना, उनकी देखभाल करना, उनसे बातचीत करना, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, उनको फिजिकल मॉरल सपोर्ट देना, ये सब काम ये नर्सेस का ही होता है। और ये जितने अच्छे से करते हैं उतना ही अच्छा पेशेंट होके जाता है। डॉक्टर्स का रोल मैं हमेशा कहता हूँ एक लिमिटेड रोल होता है, स्पेशली जैसे सर्जन्स हैं या फिजिशियंस भी हैं, तो वो राउंड लेके चले जाते हैं, बता देते हैं कि ये। तो अगर किसी भी हॉस्पिटल में रिजल्ट्स अच्छे हैं, पेशेंट अच्छे होके जा रहे हैं, तो उसका बहुत सारा क्रेडिट नर्सेस को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एंड हैट्स ऑफ टू देम, दे कीप ऑन वर्किंग वेरी हार्ड। मैं तो अभी कहूँगा 7 साल तमिलनाडु में था, 7 साल केरला में था और अब 7 साल लखनऊ में हो गए मेरे को। तो एबिन आई थिंक इज फ्रॉम केरला। Yes sir, I am from Kerala, but last always I am in Lucknow only. Oh, great. So मैं बताना चाहूंगी कि एंगने उंडो इवन Let's go. So I just asked Evan in Malayalam, how are you? So इन्होंने कहा कि मैं अच्छा हूँ। और बहुत सारा डिफरेंस हम यहाँ पे, मैं क्योंकि 14 साल साउथ में रहा था और यहाँ आके थोड़ा सा डिफरेंस देखता हूँ। लेकिन जैसे बहुत सारे डिफरेंस है यहाँ पे है, नीमा जी हैं, छाया जी हैं, ये लोग हैं। एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि एक वो कल्चर जो मैं उधर देखता था, इस कल्चर को यहाँ पे भी लाया जाए और इनमें ये सीनियर स्टाफ नर्सेस का बहुत बड़ा रोल रहेगा कि जो डेडिकेशन से ये लोग काम कर रहे हैं, इस डेडिकेशन को एक जो यंग जनरेशन है उसमें भी आना होगा। जो अभी पढ़ लिख के निकल रहे हैं, जो अभी GNM करके आ रहे हैं, जो BSc करके आ रहे हैं, उन लोगों में वो डेडिकेशन, वो सिंसियरिटी, वो ऑनेस्टी, वो आना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा नाम क्रिएट किया है नर्सिंग उसके लिए, और ये इसको और आगे लेके जाना है, ये पिछड़ नहीं जाना चाहिए। मैं कभी कभी लखनऊ में ये सोचता हूँ कि हाँ, शायद हमको जितना वो सपोर्ट मिलना चाहिए, क्या ये यंग जनरेशन की नर्सेस हमको उतना सपोर्ट दे सकती हैं जितना आप लोगों ने किया है। तो आई थिंक कि जहाँ मेरा अभी भी सैल्यूट है, क्योंकि अभी भी फ्रंट लाइन पे कोविड के केसेस में आई विल से कि आप लोगों का रोल सबसे ज़्यादा है एंड इट इज़ फैंटास्टिक।
आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं था ये लड़ाई लड़ना, और अभी भी थैंक यू लड़ाई सर। लड़ी जा रही है और आगे भी ये लड़ाई लड़नी है। अभी तो आधी लड़ाई हुई है, अभी 1 साल और बाकी है, और 1 साल हम लोगों को कितना स्ट्रगल करना है। आप अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रोल है आप लोगों का। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जो सिंसियरिटी है वो परकुलेट हो नीचे भी, और नीचे तक जाना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ, एक नर्सेस का रोल मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर से ज़्यादा है, और ये अगर समझ लेंगे तो हमेशा चीज़ें आसान हो जाएंगी कि मरीज के आप जितना आप ख्याल रख सकते हैं, डॉक्टर का काम सिर्फ हाय हेलो, दवा लिख देना, बातचीत कर लेना और चले जाना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं बताता हूँ एक एग्जांपल। रेलवे हॉस्पिटल पेरम्बूर में हम लोग छोटे बच्चों का कार्डियक ऑपरेशन करते थे, तो उसमें एक बड़ी सीनियर नर्स थी। उन्होंने कहा कि मैं एक पेशेंट को देख रहा था, एक बच्चे को, बड़े ध्यान से कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो शी सेड नहीं, आप बिल्कुल परेशान हो, ये बच्चा एकदम अच्छा है। मैंने कहा आपको कैसे पता? बोले जब बच्चा पैर के ऊपर पैर रख के अगर लेटा हुआ है, ही इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो ये जैसे माँ की तरह होता है ना, एक केयर गिवर की तरह, तो उनको मालूम है कि बच्चा अगर इस तरह से है तो वो कंफर्टेबल है। ये हमारी पढ़ाई में नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट दिस इज ऑल एक्सपीरियंस, एंड दिस एक्सपीरियंस इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो इसी तरह से आप लोगों का ऑब्जर्वेशन, आप लोगों की केयर और आप लोगों का डेडिकेशन हमेशा रिफ्लेक्ट होता है पेशेंट केयर पे। और अगर कोई भी बहुत अच्छा अगर पेशेंट केयर दे रहा है तो यू हैव ए मेजर रोल इन दैट। सो सैल्यूट अगेन टू ऑल द एंजल्स, एंड सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एविन कहेगा कि मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, एंजल में मेरा नाम भी आना चाहिए। तो एविन, यू आर ऑल्सो एन एंजल ओनली। सो ये तो आप सबको है ना रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, it is a salutation to all of you, and keep on doing the good job what you people are doing. Excellent job is being done by all the nurses. और मेरा बिल्कुल सैल्यूट है all those nurses, especially in government hospitals, in institutions जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जैसे अभी एविन जहाँ काम कर रहे हैं, it is a fully COVID hospital, I think, and they are managing more than 60-70 patients there. So it is all very hectic, and again, keep on doing the good job. We are very proud of you all, and again, salute to all of you. Thank you. वेरी इंस्पायरिंग। एक्चुअली ना जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे वो एक नर्सिंग की नौकरी में नहीं आता है, वो नर्सिंग सर्विसेज से आता है। If you are doing a job, तो फिर वो बात नहीं निकल के आती। When you are nurse, then you are an angel, तो फिर आपका वो डेडिकेशन आ ही जाता है। ये बताइए छाया जी, पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट थी, कैसे आपने पढ़ाई करी? पढ़ाई जब की थी तो इतना नॉलेज नहीं था नर्सिंग के बारे में, बस वेरी ऑनेस्ट। हाँ, इतना नॉलेज ही नहीं था कि नर्सिंग क्या है। जब उसमें फर्स्ट ईयर में तो कुछ समझ में नहीं आया, सेकेंड ईयर में धीरे धीरे पता चला कि पेशेंट्स को डील करना है, उनके साथ में रहना है। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक नर्सिंग को समझा कि ये नर्सिंग है, इस नर्सिंग में ये चीजें होनी है, पेशेंट्स के साथ डील करना है, डिलीवरी करानी है, छोटे बच्चों के साथ डील करना है, हर एक चीज थर्ड ईयर तक जा जाके पता चला। उसके बाद फिर जॉब स्टार्ट हुई। आज मैं 2001 में पास आउट हूँ और मैं कभी घर नहीं बैठी, मैंने हमेशा प्राइवेट गवर्नमेंट मतलब हमेशा जॉब करती रही, और मैं अपने फुल डेडिकेशन के साथ पेशेंट के साथ काम करना चाहती हूँ। और जब मेरे सामने पहली डेथ हुई, यंग बच्चे, फादर था, 2 यंग बच्चे थे उनके, वो बहुत सेवा करते थे, और जब उनकी डेथ हुई तो फर्स्ट डेथ था मेरे सामने, मेरे आंखों से भी आंसू निकला। बहुत खराब लगा कि हम बचा नहीं पाए इनको, लेकिन अब भगवान का कुछ है कि नहीं रोक सकते हैं, लेकिन फील होता है।
अब धीरे धीरे वो फीलिंग है कि हमको कोशिश करनी है, बाकी तो भगवान के हाथ में, लेकिन कोशिश हम पूरी करते हैं कि पेशेंट के साथ अच्छा हो, पेशेंट ठीक होके जाए। मैंने आईसीयू में भी ड्यूटी की है, सीवीटीएस ओटी में भी मैं इंचार्ज के रूप में मैंने काम किया है, वहां पे ऑपरेशन में भी मैं हेल्प करती थी। तो मेरी हमेशा ये रहती है, और साथ में मैं हमारे जो जूनियर्स हैं उनको भी मैं यही समझाती हूँ कि जो भी काम करो, कम काम करो, लेकिन जो भी काम करो वो पूरी लगन से करो। कोई ये ना हो कि आपके काम में कोई खोट निकाले कि आपने ये नहीं किया। जो भी काम करो पूरी तरह से उसको डेडिकेट होके करो। और अभी भी कोविड में भी स्टाफ को हम मेंटली सपोर्ट करते हैं कि आप जाइए, अब जब आप आध घंटे पीपी किट में है ही तो पूरा काम करके आइए, काम अधूरा मत छोड़िए, पेशेंट को मेंटल सपोर्ट दीजिए, उनसे बात करते रहिए, और साथ में अपना काम भी पूरी तरह से करके आइए। वेरी गुड। नीमा जी, आपने किस डिपार्टमेंट से शुरुआत की थी व्हेन यू जॉइंड एज अ नर्स? जी, मैंने साइंस से ग्रेजुएशन किया था, तो मुझको लगा कि मुझे मतलब साइंस से इंटरमीडिएट से पास हुई थी, तो मुझे साइंस से ग्रेजुएशन करना था, पर मुझको सिंपल ग्रेजुएशन करना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बीएससी नर्सिंग ऑनर्स किया। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स जब मैंने यूपी से किया था, तो कॉलेज में पहला बैच था? पहला बैच है, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद मैं कलकत्ता चली गई 2 साल का कार्डियक में स्पेशलाइजेशन करने के लिए, डॉक्टर देवी शेट्टी के अंदर। डॉक्टर देवी शेट्टी तब हमारे वहाँ पर थे पीएम बिरला कलकत्ता में, तो उनके अंडर मैंने 2 साल का कार्डियोथोरेसिक में स्पेशलाइजेशन किया। फिर 1995 में मैंने एसजीपीजे ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन कार्डियोलॉजी से था। तो अभी भी मैं कार्डियोलॉजी में ही हूँ और दिल के डिपार्टमेंट में हूँ। और क्योंकि जब कोविड आया तो उनको इंचार्ज की जरूरत थी, ऐसा इंचार्ज। शुरुआत में इसके बारे में काफी डर था, तो मेरे से काफी सीनियर लोग थे, तो मैंने आगे बढ़कर बोला कि आप मुझे इंचार्ज बना लीजिए। उसकी प्रोटोकॉल, गाइडलाइंस, आईसीयू सेटअप, ट्राइजिंग काफी डिफिकल्ट है। खाना यहाँ से जाएगा, मरीज यहाँ से आएगा, कूड़ा यहाँ से जाएगा, आप ड्रेस पहन के यहाँ से आएंगे, तो उस सब को डिजाइन करना कोई छोटी बात नहीं थी। नया कोविड था, तो एज ए इंचार्ज मैंने कोविड का काम संभाला। जब 8-10 महीने मैंने काम कर लिया, तो एक बच्चों ने मुझसे बोला, मैडम कभी आपने देखा पीपी किट पहन के कैसा लगता है? शायद थक चुके थे। मैंने उससे कहा रुको, अपनी ड्यूटी लगवाई, 18 दिन करके चली आई, सारे पेशेंट खुश। उनसे मैं कहती थी पीपी किट पहन के मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अपना एक फोटोग्राफ यहाँ लगाती थी, देखो मैं ये हूँ। यकीन मानिए सारे पेशेंट ऐसे करके बैठे रहते थे, अब वो आने वाली है। 6 घंटे कैसे निकलते थे पता ही नहीं। लखनऊ में मैं ही हूँ जिसने कनिका को रिसीव किया था, आपको याद होगा 20 मार्च। बिल्कुल जी, और तब से अभी तक लगातार पीपी किट पहन के भी ड्यूटी कर ली, एज ए इंचार्ज भी काम कर लिया, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं वीडियोस भी बनाती हूँ कि होम आइसोलेशन में कोरोना पेशेंट की कैसे केयर की जाती है। और जो प्लाज्मा थेरेपी लोग नहीं जान रहे, वो सोचते इतने लोग ठीक होते हैं, ये जाते कहाँ है? अरे भाई आपको नहीं पता है, बहुत कम लोग हैं जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इसके बारे में लोगों को जो भ्रांतियां हैं कोविड से रिलेटेड, अभी सबको दूर करती हूँ। और दूसरी बात, जब मैं ग्रेजुएशन करके स्पेशलाइजेशन करके आई, मुझे लगा कि आपका एजुकेशन पूरा अपडेट होना चाहिए। मैंने PGDHHM किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट इग्नू से। मैंने MBA किया हॉस्पिटल और हेल्थ मैनेजमेंट से। उसके बाद PGI में टेलीमेडिसिन से। बाहर के देशों में जितने भी लेक्चर्स होते हैं कार्डियोलॉजी में नर्सिंग के, वो मैं ही लेती हूँ। 2019 से मुझे मिसेस यूनिवर्स बनी, तो अब मैं सोसाइटी में भी थोड़ा मूव कर गई हूँ। मैं लोगों को कैंसर अवेयरनेस, जैसे होता ब्रेस्ट कैंसर, कितनी स्टेजेस होती, कैसे रोक सकते हैं, टोबैको डे आता है, कैसे छोड़ सकते हैं, कैंसर सर्विक्स, हाइपरटेंशन डे, इन सब में लोगों को गाइड करती हूँ, समझाती हूँ
क्योंकि मुझे पता चल गया है आज वो वक्त आ गया है जब समाज और देश ने मुझे जितना दिया है मुझे उसको लौटाना है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। कर पाती हूँ, आप सबका प्यार और आशीर्वाद है, थकती नहीं हूँ। यस वी नो कि आप थकती नहीं हैं क्योंकि आप हॉस्पिटल की ड्यूटी के बाद में बहुत सारी और सोसाइटी के साथ काम करती हैं। इवन मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी शुरुआत किस डिपार्टमेंट से हुई है? मैंने तो मैडम शुरू मैडम, से अच्छा, हाँ, बताइए 2007 में मैं पास आउट किया था मैम। 2007 में पास आउट हुआ था फ्रॉम बीदर, कर्नाटका स्टेट। उसके बाद मैं बहुत स्ट्रगल किया, मतलब मैं इस प्रोफेशन पे आ गया। फर्स्ट ड्यूटी पे हॉस्पिटल इज इन केरला, सनराइज हॉस्पिटल। वहां पे फर्स्ट मेल नर्सिंग स्टाफ अमित 2007 में। वेरी नाइस। तो उसी टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है कि मतलब वहां पे सारे लोग ऐसा देखना शुरू हुए कि मतलब उतना ज्यादा जो बैंगलोर से जो पढ़ के आते लोग वो केरल में ड्यूटी करना शुरू किया। और वहां पे मैं आपको बताऊं कि मैं कम से कम 1 ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब किया। तब मैं अपना प्रोफेशन को सच में बता रहा हूँ कि मैं इसको छोड़ के कुछ और काम कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने जिस इंटरेस्ट से वो काम सीखा। बिकॉज केरल में जो लोग नर्सिंग करते हैं बेसिकली आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, हम भी वही सोच के काम मतलब सीखा, ट्रेनिंग लिया। बट हमको जो फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट 2 to 3 years की जो एक्सपीरियंस है वेरी बैड। उसके बाद मैं लिटरली बता रहा हूँ मैम, मैं लखनऊ भाग के आया। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इस प्रोफेशन मतलब है कि हमको कितना हमको आगे लाइफ में बढ़ाएंगे ये हमको नहीं पता था। मतलब है कि तभी एक ट्रायल बेसिस पे मैं लखनऊ में आया। 2009 पे हम सहारा हॉस्पिटल ज्वाइन किया। 2009 से लेके अभी 9 years में सहारा में जॉब किया इन आईसीयू ओनली, और कोई डिपार्टमेंट में मैं काम नहीं किया है। केरल में जो काम किया था तो वहां पे भी आईसीयू, अभी भी फुल मतलब 2007 से मैं आईसीयू में ही काम कर रहा हूँ। अभी किसी और डिपार्टमेंट में काम नहीं किया अभी। और सबसे छोटा पेशेंट आपने कौन सा डील किया, सबसे छोटी उम्र का? हमने इस पिछले साल जो कोविड के टाइम पे जो हमने हमारा कोविड आईसीयू में हम लोग ट्रीट किया था एक पेशेंट, इसे 6 year old बच्चे को एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर, पॉलीट्रॉमा करके आए थे। उस पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो गया था, वो आईसीयू में भर्ती। ये हमने एक सबसे छोटा बच्चा ट्रीट किया जो आईसीयू में, अडल्ट आईसीयू में हम लोगों ने जो ट्रीट किया सबसे छोटा बच्चा वो ही। और अभी हम ये भी करते हैं लखनऊ में, हम लोग जो है हमारा एक होम केयर टीम है लखनऊ में। लखनऊ में हम लोग घर पे जाके जो भी पेशेंट हो, कोविड हो, नॉन कोविड हो, न्यूरो पेशेंट्स हो गया, मल्टीपल जो कैंसर पेशेंट्स हो गया, जो कोई भी डॉक्टर से हम लोग रेफरेंस देते जाके घर पे जाके इसको डील करो। तो हम लोग होम केयर नर्सिंग सर्विसेज भी चलाते हैं लखनऊ में। ये लाभ ये चीज बहुत ही हम लोग बड़ी सपोर्ट की चीज है। मैं आपसे इस बात की परमिशन लेना चाहूंगी कि ऐसे कोई लोग होता हमें कॉन्टैक्ट करते हैं क्योंकि हम लोग की हेल्पलाइन चल रही है, तो उनसे फिर आपका कॉन्टैक्ट कराया जाए या आपसे कुछ जानकारी इकट्ठा करके हम राज्य को दे देंगे कि अगर ऐसे किसी को हेल्प चाहिए तो आप सम गाइड विद अस दैट वी विल गाइड दैट पर्टिकुलर। शायद ही कभी ऐसा भी रहा होगा कि कोई ऐसा क्रिटिकल केस आ गया होगा, एक क्रिटिकल कंडीशन होगी जहाँ डॉक्टर की एब्सेंस में आपको डिसीजन लेने पड़े होंगे, क्योंकि मरीज तो सबसे पहले नर्स को ही मिलता है और नाम ही उसका सिस्टम रखा हुआ है। सबसे पहले हाथ उसी को देता है कि भाई कुछ करो। फिर आप ही डिसाइड करती हैं कि कब कौन से डॉक्टर को बुलाया जाए किस स्टेज में। यस मैम, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्टली हम लोग पेशेंट को लेते हैं अपने पास, वाइटल्स वगैरह चेक करके, फिर उसका प्रॉब्लम जो है फिर उससे कंसर्न डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, और तब तक पेशेंट को मेंटल सपोर्ट देके कि पेशेंट डॉक्टर्स आ रहे हैं, और फर्स्ट एड देना स्टार्ट करके, फर्स्ट एड दे के फिर उनको एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर को बुला के उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं। कभी आपने भी डिसीजन लिया
कि ऐसा करना जरूरी है, अभी करना पड़ेगा, डॉक्टर का वेट नहीं कर सकते? ऐसा कभी हुआ नहीं। इमरजेंसी में एक्चुअली मैंने ड्यूटी नहीं करी, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि डिसीजन खुद से लेना पड़ा। हमेशा डॉक्टर्स होते थे, JRSRs और कंसल्टेंट से भी हम लोग कांटेक्ट करके फिर उनसे वो करना होता था। तो कभी ऐसा कंडीशन नहीं आया कि खुद से डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि इमरजेंसी में ड्यूटी होती है तो उसमें वहां पे ज्यादा होता है कि खुद से डिसीजन लेना होता है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। नीमा जी, जैसे छाया जी ने कहा, जब पढ़ रहे थे वेरी ऑनेस्ट रिप्लाई था कि पहले साल कुछ समझ में नहीं आया, और इतनी उम्र भी वो नहीं होती कि जब समझ में आए। 18 इयर्स के एज में वैसे भी कुछ पता नहीं था। जस्ट इंटरमीडिएट पास किया और फिर ट्रेनिंग में चले गए, तो कुछ पता ही नहीं था कि नर्सिंग है क्या। कभी हॉस्पिटल इतना जाना होता नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़ती थी, तो हॉस्पिटल जाना होता नहीं था, तो वो तो नहीं सही पता। बात है। और जितना भी पता था वो शायद कंप्लीट पिक्चर भी नहीं। हाँ, उस समय ऐसा पता ही नहीं था। तो पापा ने नर्सिंग में एडमिशन करा दिया BHU में। 22 लाख 24 स्टूडेंट्स में एडमिशन हो गया। तो BHU से वैसे ही वहाँ की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। उस समय जब मैंने ट्रेनिंग किया है 97-98 में, तो उस समय ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होता था। प्रैक्टिकली हम लोग बहुत वो करते थे। स्टडीज जो होती थी वो होती थी, बट प्रैक्टिकल चीजें बहुत होती थी, तो उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, जो कि आज भी मतलब और लोगों से ज्यादा वो दिखता है कि हाँ ये BHU का स्टडी है या ट्रेनिंग है। तो बहुत जगह से वहां पे हम लोगों ने हर ट्रेनिंग में सब कुछ किया है। इवन पेशेंट का हेयर वॉश से लेके हर एक चीज किया है। तो हमारी टीचर्स बहुत अच्छी होती थी। एक साउथ की मैडम थी हमारी, वो हमें खड़े होके पढ़ाती थी। मतलब पेशेंट के डमी पे हमें वो खड़े होके हमें उनकी क्लास खड़े होके हमें करनी होती थी। बैठने का कोई सीन नहीं होता था, पूरे टाइम खड़े होके। और पेशेंट के जैसे एक पेशेंट लेटा है और उस पे हम काम कर रहे हैं, उसका हम केयर कर रहे हैं, ऐसे वो नर्सिंग केयर हमें सिखाती थी। तो दैट प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी नाइस। वो कभी भूलते नहीं है। वो मैम अभी इस दुनिया में नहीं है, बट बहुत अच्छी थी वो मैम। उनका प्रैक्टिकल जो उन्होंने हमें कराया बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ फेसबुक पे बनारस के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा होगा उनको ये बात सुन के। मैं भी बनारस में भुगतान करूंगी। नीमा जी, आपने शुरुआत जब की तो नेचुरली आपको भी इतना ज्यादा नहीं पता होगा कि नर्सिंग इतना बड़ा है। और आज जैसे कि डॉक्टर पंकज ने कहा कि आने वाले यंग जनरेशन में इस तरह से काम करे, तो आज के कार्यक्रम का एक छुपा हुआ मकसद ये भी है लोगों के सामने एक सही तस्वीर निकल के आए। एक मतलब ये एक सर्विसेज भी है, ये एक करियर भी है, जिसमें डेडिकेशन भी है और जिसमें सेटिस्फेक्शन भी है। और जितना डेडिकेशन होगा उतना ही सेटिस्फेक्शन आता है। हर दिन सीखते हैं हम, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं हम, क्योंकि नर्सिंग बहुत बड़ा है। आप अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो हर दिन कुछ नया सीखेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो नीमा जी, आगे आने वाले जनरेशन में आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जब मैंने ज्वाइन किया था एज ए नर्स स्टूडेंट, उस समय TNI में जो प्रेसिडेंट तो एक टीचर्स होती थी, पर स्टूडेंट की वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया से मैं ही थी। उस समय ऑल इंडिया में जो एलोकेशन कंपटीशन था, स्पीच कंपटीशन 2nd और 4th ईयर में, उसमें ऑल इंडिया में मैंने ही एलोकेशन में फर्स्ट आई थी। उसी समय से आज तक एक स्टूडेंट की भावना रखकर मैं सीखना चाहती हूँ। PGI में भी जो नर्सेस आती हैं, नए नए आते हैं, हर हॉस्पिटल का ट्रेनिंग का अलग अलग वातावरण है, तो उनकी जो क्लासेस होती हैं इन सर्विस, उनको अपडेट करने के लिए हम उनको अपडेट करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजों को सिखाते हैं। आज तो डिस्पोजेबल का जमाना है कुमुद मैम। हम लोग के समय ग्लास सिरिंज होती थी बॉयलर में। हम लोग आज से 27 साल नहीं 30 साल पहले की बात बता रही हूँ। 30 साल पहले 89 का मैंने ज्वाइन किया था। हम लोग निडल्स को गर्म करते थे, कांच की सिरिंज में लगाते थे, और एक टूटने का मतलब होता था हमारा एक ऑफ कट होना। 100% अटेंडेंस मस्ट होती थी। हमने इंजेक्शन डमी में नहीं सिखाए। पहला IM इंजेक्शन मेरे हाथों में लगा, और मेरे को जब प्रैक्टिस करनी थी, जिसने मेरे हाथों में लगाया था मैंने उसके हाथों में लगाया। हेयर वॉश के समय उसने मेरा
ट्रैप बना के हेयर वॉश किया, उसको ट्रैपिंग बोलते हैं। हमने डमी पे नहीं सीखा है, हमने ह्यूमन बीइंग पे सीखा है, और सारे जो छोटे प्रैक्टिकल्स थे वो हमारे ऊपर होते थे। इसलिए आज भी हम किसी परिस्थिति में घबराते नहीं है। हम वो हैं, जैसे मेरी एजुकेशन है, मैं कॉलेज नर्सिंग ज्वाइन कर सकती थी, पर नहीं। बेड साइड नर्सिंग, एक ह्यूमन टच जो हम अपने पेशेंट को देते हैं, वो दुनिया में किसी किताब में नहीं लिखा है, वही आपको सबसे अलग करता है। और जितने पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया है, यकीन मानिए 10-15 का नाम तो आज भी नीमा है। मैं उनसे कहती हूँ, भैया दूसरे बच्चे का नाम नीमा क्यों रख दिया? कहते नहीं, जब हमारा पहला वाला बच्चे को बीमार था, साइनोस था, सालों साल उसके हार्ट के 3-3 ऑपरेशन हुए। हमें याद है, आप बच्चे को गोद में लेकर, मेरे को बच्चे बहुत पसंद है, सारी मशीन होती टेलीमेट्री वाली लगा के पूरे वार्ड में घूमती थी। कितने लोगों का नाम ही अब नीमा बन गया है। खुशी बिल्कुल होती बिल्कुल ऐसे है। ही। एक्चुअली ना पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस ऐसे ही होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने नर्सिंग को डिटेल में जब देखा है, इट वाज 1977 जब मेरे पापा मेडिकल कॉलेज कानपुर में एडमिट थे, उनको गैंग्रीन का ऑपरेशन हुआ था। तो उस समय मैंने नर्सिंग को बहुत करीब से देखा है। आई वाज इन 8th क्लास। वो टाइम भी ऐसा होता ना, एरोसेंस की एज भी ऐसी होती है, सब चीजें बहुत अपील करती हैं। तो और वो जो नर्स थी उस समय, उनका मुझे आज भी नाम याद है। उनका लोग आंटी बोलते थे, उनका नाम आज भी याद है। उनके हॉस्टल को भी देखा हुआ है। और बाद में मैंने अपनी थीसिस के टाइम में बहुत सारे नर्सेस को अपनी डेटा में लिया था। तो मैंने कानपुर के मेडिकल कॉलेज और सारे जितने भी और प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत करीब से देखा है। इवन आप कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे अभी दोनों मैडम ने कहा कि 35% फीमेल आती है, तो व्हाट वाज इट कि आपने इस सर्विसेज को ज्वाइन किया? क्या उतनी अभी उस समय पिक्चर क्लियर नहीं थी? मैडम मुझे ग्रेजुएशन करना था। हाँ, वो आपने बताया। इवन व्हाट अबाउट यू, व्हाई यू जॉइंड दिस नर्सिंग कोर्स? Usually many females join the course. एक्चुअली मैडम मैं आपको पहले ही बताया था कि जो इन साउथ साइड में जो कितना भी लोग जो नर्सिंग करते हैं, बेसिकली उन लोगों का एक एम होता है कि हमको बाहर जाना है। और हम आपको ये भी बता रहे हो कि मैडम मैं भी बहुत ट्राई किया, हमको उतना ज्यादा मतलब मुझे उतना इंटरेस्ट भी नहीं था कि इंडिया के बाहर जाके जॉब करें। मेरा एक एम था कि मेरा अपना खुद का कुछ व्यूज था कि नर्सिंग को लेके, कि पहले उतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं रियल बता रहा हूँ मैम, फर्स्ट 2 to 3 years में रियली बता रहा हूँ कि नर्सिंग प्रोफेशन हम छोड़ने वाले थे। बिकॉज जिस चीज एम था मेरा, वो सेम हमको मिल नहीं रहा था इस प्रोफेशन पे। फिर उसके बाद फिर मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत हार्ड वर्क किया। उसके बाद मैं लखनऊ में आया। लखनऊ में हमको बहुत सारे सपोर्ट मिला मेडिकल में, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसा फ्रेंड सर्किल है हमको मेडिकल में कि बहुत सारे हेल्प मिल जाता है। और हम इसीलिए तो हम आप ये जो होम केयर की बात कर रहे हैं कि लखनऊ के टॉपर्स बहुत सारे मरीज, ऐसा मरीज जो हम लोग ने घर पे ही नर्सिंग केयर पे ठीक किया है। बहुत सारे मरीज, उसमें एग्जाम्पल है कि एक गंगाराम हॉस्पिटल से मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम वाला एक पेशेंट आया, 13 साल की लड़की, लखनऊ में आए थे, दिल्ली से ट्रांसफर हो 8 मंथ वेंटिलेटर, घर पे हम लोग वेंटिलेटर पे रखे घर पे। ये हमको एक हमारे लाइफ में सबसे एक वैल्यूबल एक्सपीरियंस, मतलब बहुत रेयर एक्सपीरियंस हमको ये मिला है कि उस बिटिया मतलब 8 मंथ वेंटिलेटर पे घर पे रहने के बाद उस वेंटिलेटर से बाहर हो। नाउ शी इज फुल्ली फाइन। इस बार उसको फिर उसको एक शौक लग गया कि नेक्स्ट उसको कोविड हो गया, बायलैटरल निमोनिया, SpO2 फॉलोइंग 80-82। फिर हम लोगों ने उसको किसी भी तरह, उस टाइम बहुत रश हॉस्पिटल्स में कोई बेड मिल नहीं रहा था, उस टाइम में भी चांदन हॉस्पिटल हमको बहुत सपोर्ट किया। उस बिटिया को एडमिशन लिया, आईसीयू में उसको बेड मिल गया, सारा टाइम पे उसको सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। अब वो पेशेंट छुट्टी होके घर फिर आ गया वापस, एंड नाउ शी इज ऑलराइट। ये सब चीजें हमको जो हमारे करियर में बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसा मिला है कि, एंड आई एम रियली प्राउड। मतलब इस तरीके से जो काम है होम केयर स्पेशली, हमने बहुत, ये मेरा पैशन है मैम। अभी तो ये मेरा होम केयर एंड नर्सिंग क्लिनिकल साइड इज माय पैशन।
आप कभी भी हमको बुला दीजिए, उसी टाइम पे हम इस काम के लिए रेडी है। ये मेरा अभी आपको कोविड की सिचुएशन ठीक होगी तब चाय पे घर पे बुलाएंगे। बिल्कुल एनीवेज मैं आप सब लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट पूना से हैं, डॉक्टर जीएन दत्तवार सर हमारे साथ हैं। सर अगर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। दत्तवार सर करीब 2.5 साल पहले लखनऊ आए थे और अभी तो हम लोग सब लोग ऑनलाइन ही मिल रहे हैं। उन्होंने बहुत लंबी उनकी जर्नी है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। दत्तवार सर, am I audible to you? अर्चना, एकांश, आप में से कोई लोग कुछ बात कहना चाहेंगे? क्योंकि इन लोगों के पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, इतनी मोटिवेशनल चीजें हैं कि हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस कर सकते हैं। और बहुत अच्छा एक संदेश भी मुझे लग रहा है कि हमारे यंगस्टर्स के बीच जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक संदेश और भी मैं देने की इच्छा रखती हूँ। एक तो छोटी सी बात जो भी आपकी स्पाइनल से क्लियर हो गई कि नर्सिंग में आप मेल फीमेल दोनों लोग काम कर सकते हैं और उतने ही डेडिकेशन के साथ, उतने ही पेशेंट के साथ और उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। सर्विसेज उतनी ही इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आते हैं। साथ साथ में कैरियर भी दोनों के लिए एकदम ओपन है और वो किसी भी तरह से अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है। नीमा जी ने मुझे बताया था कि नर्सिंग का कोर्स एक बीएससी का कोर्स नहीं है, एक लंबी जर्नी है। आप इसके अंदर बहुत सारे सीखने के आयाम है, उनको कंप्लीट करते सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये जर्नी। रक्तवार सर, am I audible to you? आप कनेक्टेड तो हैं सर? He is very सीनियर साइकोलॉजिस्ट और आज भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है इंस्पायरेशनल हम लोगों को वर्ड्स मिल सकते हैं। नहीं बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। राजीव, आपके पास कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं मैम, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया बस, लेकिन मैं अब तो फिर से इन लोग को सैल्यूट करना चाहूंगा आप सारे लोगों को, क्योंकि जो इंस्पायरिंग स्टोरीज मतलब कि जो आप वैसे बता रहे हो, जो मतलब 8 घंटे पीपी किट पहनना और ना खाना खाना, ना बाथरूम जाना, ना कुछ, मतलब लाइक इट्स रियली इंस्पायरिंग। मतलब जो कि हम लोग जो इंजीनियर बाहर बैठ के देखते हैं लाइफ, और जो आप लोग जो आप लोग करते हो, इज टोटली टू डिफरेंट लाइफ। तो ये एक्सपीरियंस सबको सुनना चाहिए, ये एक्सपीरियंस सबको पता होना चाहिए कि जो हम लोग के केयर गिवर्स हैं वो हम लोग के लिए क्या करते हैं। मतलब सिर्फ ये कह देना कि मतलब कि वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं है और वहां पे इन्होंने काम नहीं किया और किसी ने किसी का कॉलर पकड़ लिया और ये कर लिया, उन लोग को देखना चाहिए, उन लोग को समझना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद उन सबको एक एक दिन देना चाहिए कि जाके आप 8 घंटे सिर्फ पीपीपी किट पहनकर सिर्फ आप बैठो, कुछ और ना करो, सिर्फ आप 8 घंटे पीपी किट पहन के बैठो और फिर बताओ कि कैसे क्या होता है। तब फिर देन यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस। और जो केयर गिवर्स हमारे लिए कर रहे हैं, मतलब हमेशा करते हैं, और इस वक्त तो बहुत ही कुछ मतलब कि जिसका जो भी कहा जाए वो कम है। तो सल्यूट अगेन टू ऑल ऑफ। ये बात तो सही है। हम लोगों ने मतलब ये तो खैर किसी ने नहीं जाना था कि आज ऐसी वाली पेंडेमिक फैल जाएगी, लेकिन इसके पहले भी जब डेंगू फैला है तो भी बहुत मारामारी हो जाती है, बहुत पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा होते हैं और एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है। कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी लेके जाते हैं, तो उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, अपनी पर्सनल चीजों को छोड़ के आना, अपने आप को हेल्दी फिट बनाए रखना, ये सारी चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। शायद ही आपके साथ में कितने लोगों की टीम है अभी जो कोविड के काम कर रहे हैं? मैम बाहर तो मेरे साथ 12-15 से स्टाफ है और अंदर जाने के लिए हमारे पास एक शिफ्ट में हमारे साथ पास 12 स्टाफ जाते हैं। 4 फ्लोर 12 लोग 15 दिन की ड्यूटी करते हैं। हाँ जी, 12 लोग एक शिफ्ट में। तो ऐसे हमारे पास 5 शिफ्ट हैं। एक शिफ्ट ऑफ पे रहती है, बाकी 4 शिफ्ट वर्किंग होती है। तो 12-5 60 नर्सिंग स्टाफ तो अंदर जाने के लिए होता है। और साथ में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वेंटिलेटर टेक्नीशियंस हैं, अटेंडेंट्स हैं, स्वीपर्स हैं, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी सबसे यही गुंजाइश है कि प्लीज
ना जरूरत है तो बाहर ना निकले और आप खुद सुरक्षित रहे और हमें थोड़ी सी हेल्प करें कि हम भी अपने परिवार के साथ समय बिता पाए, क्योंकि जब आप कोविड में होते हैं तो आप घर से बाहर होते हैं। अब अपने परिवार को, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, हमारी नर्सेज छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आती हैं, 2-2 साल के बच्चे हैं, उनको किस तरह से समझाते हैं कि बेटा हम जल्दी ही आएंगे, 15 दिन की बात है, हम जल्दी ही आएंगे, हम मरीजों को ठीक करने जा रहे हैं। इवन मेरे बच्चे, मेरी बेटी 7 साल की, 8 साल की है, मम्मा आप अपनी नौकरी करिए, हम लोग सब ठीक है। मैं अभी फिलहाल मैं 17 अप्रैल को पॉजिटिव भी हो गई थी और 14 दिन मैंने मुझे जैसे फील हुआ कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक आइसोलेट हो गई थी। उसके बाद 2 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें पॉजिटिव था, तो मैं अकेले रही घर में, लेकिन बच्चों ने, हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया हर तरह से, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। और लास्ट डे जब मैं बाहर निकली हूँ तो मेरी बेटी रो पड़ी, मेरी गोद में आके रो पड़ी। तो बस सब लोग आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल ये सुनता तो है, बिल्कुल सही बात करी, एकदम रियल पिक्चर आपने दी है। आज नीमा जी आपके पास भी बिफोर दिस पैंडेमिक कई बार ऐसा होता होगा कि बहुत रश होता होगा ना, या फिर एक चीज और भी है, जैसे आपने बताया शहर में कि एक टीम होती है जिसमें कि वेंटिलेटर टेक्नीशियन है या स्वीपर है या और सपोर्टिंग स्टाफ। कई बार ऐसा भी होता है कि उनमें से कोई एक मतलब पेंडेमिक छोड़ देते हैं, जैसे डिपार्टमेंट में जब आप हैं, किसी यूनिट में हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उनमें से कोई एक व्यक्ति नहीं है तो आपको ही उसका रोल प्ले करना। मैडम देखिए, जिस सेक्टर पे मैं काम कर रही हूँ SGPGI, ये टर्शरी लेवल का हॉस्पिटल है। टर्शरी लेवल माने आज हम 350 बेड चला रहे हैं। ट्राइजिंग में ट्राइज 1, ट्राइज 2, वार्ड्स, HDU, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, ICUs, प्राइवेट वार्ड, 350 मरीज। उसके अलावा RCH1 के अलावा, राजधानी कोविड हॉस्पिटल के अलावा RCH2। तो मैडम हम हजारों लोगों को लेकर चल रहे हैं। हम जहाँ ड्यूटी लगा रहे हैं कम से कम 1000 नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है, उतने ही SR हैं, फैकल्टीज ड्यूटी कर रहे हैं, 500-400 सफाई वाले हैं, अटेंडेंट हैं। पर जितने लोग अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं, इनकी पहले क्लास हो जाती है, डॉनिंग डॉफिंग की जो प्रक्रिया होती है, पहनने वाली PP किट को, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की एक ओरिएंटेशन दे दिया जाता है। जो नर्सेस ICU में काम करती हैं, ICU का काम फर्क है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक प्रोग्राम बनाया है, मैं उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ। तो जो बच्चे ICU में जाते हैं, पहले उस प्रोग्राम को, उन मशीन्स को उनको मालूम है, पर सीख लेते हैं। जो ICU में लड़कियां आज काम कर रही हैं, उनको हम ICU में लगाते हैं। जो वार्ड्स में कर रही है, उनको कोरोना वार्ड में लगाते हैं। इमरजेंसीज की लड़कियां जो ट्राइज 1 है वहां पर लगाते हैं। तो जब पूरे लखनऊ में लग रहा था कोरोना खत्म हो गया, दिसंबर जनवरी में, हमारे वहां SGPGI में तब भी बंद नहीं था। उस विस्फोटक स्थिति में हम पहले भी काम कर रहे थे, 1.25 साल पहले, और आज की डेट में भी हम सब लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास ही मैन पावर शॉर्टेज हो जाती है। आज की डेट में 300 नर्सिंग स्टाफ पॉजिटिव हैं हमारे वहां। मैं आपको बता रही हूँ, जनवरी में मैं ड्यूटी करने के लिए गई, मुझे ड्यूटी में लगा कि मेरे चेस्ट पेन हो रहा है। मेरे हस्बैंड कार्डियोलॉजी से प्रोफेसर, पर मैंने उनको नहीं बताया। मेरा CT स्कैन हुआ तो पता चला कि मेरे लंग्स चले गए हैं, कोविड निमोनिया निकला। जबकि RT-PCR मैंने नहीं कराया था, मुझे फीवर नहीं आया था। जनवरी की बात बता रही हूँ आपको। घबराई नहीं, घर आ गई, सजेशन मिला कि प्राइवेट वार्ड लेके वहां रहिए। घर में रही, दोनों हाथों में वीगो थे, रेमडेसिविर चलता था, IV एंटीबायोटिक्स चली, सैचुरेशन फॉल कर रहा था। पर मैडम मैं दिमाग से बहुत स्ट्रांग हूँ। उस समय भी मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, हमेशा टूटना बिखराव नहीं होता, हमेशा टूटना बिखराव नहीं होता मेरे लिए सृजन था। मेरे को अपनी जिंदगी में कभी 20 दिन अकेले नहीं मिले थे। जब मैं कमरे में बंद थी
आइसोलेट की गई, तो मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। मुझे तो बड़ा मजा आया। और जब 20 दिन के बाद मैं बाहर निकली, चलो अब तुम्हारा दोबारा कोविड का एक वो करवाते हैं, सीटी स्कैन, डायग्नोसिस तो उसी से बनी थी। ईश्वर की कृपा है, सब लोगों का प्यार, सीटी बिल्कुल क्लियर था। आज हम देख रहे हैं रेमडेसिविर मुझे जनवरी में लग चुका, ऑक्सीजन कम, मेरा सैचुरेशन 85, मैं घर में थी। डरना नहीं है, लड़ना है, पैनिक नहीं होना है। कुछ चीजें हैं जो हम डेली करते हैं, प्राणायाम, पेट के बल लेटना, डीप ब्रीदिंग, आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन को ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है। मैंने तो मैम जनवरी में ही सीख लिया था, तब से लगातार एंटीबॉडीज बन गई है, बेधड़क होके काम करती हूँ और लोगों को भी समझाती हूँ, डरना नहीं है, लड़ना है, टूटना बिखराव नहीं है, टूटना सृजन है। मैंने तो मैम, मेरा ये एक्सपीरियंस है। और कार्मा को ऐसे ही चलते रहना है। हाँ बिल्कुल। Even what do you want to say? कि आपके पास में कोई एक ऐसा पेशेंट आया होगा जब रिपोर्ट पॉजिटिव है, बहुत घबराए हो, बहुत डरे हो, how you handle the case? हमारा अब लेटेस्ट एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। एक्चुअली मैं भी पिछले साल पॉजिटिव हो गए थे, बहुत मतलब 14 दिन अभी। The platform is full of positivity. एक्चुअली उस टाइम मैं घर पे अकेले थे, मतलब मेरा वाइफ और मेरा बिटिया घर पे केरल पे थी। तो उस टाइम मुझे कोविड पॉजिटिव, आर्टिफिशियल पॉजिटिव आए थे। अब हम एक्चुअली उसी टाइम में मेरा कॉलेज का क्या वैल्यू है एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज जो हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है कोविड ड्यूटी पे, उन लोग क्वारंटाइन के लिए अलग से होटल दिया हुआ था। उस होटल के जो खाना हमको पैक करके मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग हमको ला के देते थे वो लोग। चुपचाप आके जब गेट पे टांग के चले जाते थे और वापस चले जाते थे। मतलब उस टाइम जो टीम वर्क होता था, जो मेरे अभी भी एक चीज में विश्वास करते हैं, जो टीम होता है वहां पे प्रॉपर टीम वर्क होता है। इस टीम वर्क के एक जो कंप्लीशन है, इस बार हम लोग एक्मो पेशेंट, जो कोविड पेशेंट का एक्मो से हम लोग इस बार जो है कोविड से निकाल दिए पेशेंट। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे टीम वर्क था, बहुत सारे डॉक्टर्स का सपोर्ट, सारे चीज। एक्मो के फर्स्ट पेशेंट यूपी में हम लोगों ने डिस्चार्ज किया था 4 दिन पहले चंदन हॉस्पिटल से। ये भी एक तरीके से देखो तो टीम वर्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और कोविड पॉजिटिव पेशेंट के बहुत सारे अगर कहानी है तो बहुत सारे कहानी, बहुत सारे चीज, बट ये हम लोग उसको कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे उन लोगों को कैसे मोटिवेट करना, मैं 2 चीज में ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। जो पेशेंट को हम बताते हैं कि जो भी हो हाई प्रोटीन डाइट, एंड सेकंड थिंग खुद पॉजिटिव रहना। ये दोनों चीज में सबको यही चीज बोलता हूँ कि फालतू के न्यूज़ नहीं देखना, और बाकी सारे चीज को कभी न्यूज। आजकल के लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो मैंने देखा है कि लोग जल्दी पैनिक हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज में पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने का एक ही कारण जैसे हो ही गए सारे, मतलब नॉट ओनली इन पैंडेमिक, हर चीज को लेकर। ट्रैफिक लाइट में भी जब रेड लाइट होती है ना तो सब हॉर्न बजाते हैं। जी, मैंने ये चीज देखा कि मैंने एक घर पे होम विजिट के लिए गया था, कोविड पेशेंट, पूरा फैमिली कोविड पॉजिटिव। उसमें एक पेशेंट का स्थिति थोड़ा सा कंडीशन सही नहीं था, 16/25 जो क्रिटिकलिटी 100 था सीटी स्कैन का। उस घर पे मैं गया था तो चारों लोग डरा हुआ था, एक फादर, मदर और 2 बच्चा। ये चारों लोग अपना मोबाइल पे देखते रहे और कोने पे बैठा हुआ है। चारों पॉजिटिव है, कोई आ नहीं रहे हैं उसको मोटिवेट करने के लिए, कोई मतलब घर के हमारे कोई बगल वाला पड़ोसी लोग भी उसके अंदर नहीं घुस रहे हैं। और हमको एक कॉल आए थे कि एक बार जाके वहां पे विजिट कर लो। मैंने बोला हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई डर नहीं, हम जाएंगे। हम प्रॉपर सारे चीज लेके हम वहां पहुंच गए तो वहां का जो सिचुएशन था, बीमारी से कोई दिक्कत नहीं था उन लोगों को, वो डर गया था पूरी तरीके से, पैनिक अटैक में पड़ा हुआ। फिर उसके बाद वहां से फिर तुरंत डॉक्टर को हेल्प ले लिया और सारे चीज ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया, ऑन द स्पॉट वहां पे सारे मेडिकेशन पहुंचा दिया। तब हो गया आजकल उस पेशेंट पूरा फैमिली एकदम बेटर बैठा हुआ। अब तो ये सब चीजें हम लोग एक एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसा है कि कोविड को लेके, पर हम कितना बताएंगे उतना कम टाइम हमारे पास
मतलब सही कि बात है, ये तो है ही। बहुत सारे दिस इज अ बट फैक्ट। लखनऊ में एक्चुअली मैडम मैं बताता हूँ कि लखनऊ में आपको और अगर इम्प्रूव करना है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम को और टाइट रखना है। मतलब आजकल के बच्चों को ये भी होता है कि जो हम लोग नर्सिंग प्रोफेशन करते हैं, जो पुराना जैसा वो सिस्टम नहीं है। अभी क्या है, इन लोग सब एडमिशन लेते हैं और घर पे बैठ के अपना एग्जाम के लिए चले जाते हैं। ये एक सिस्टम को रोकना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हमारा नर्सिंग केयर इम्प्रूव करना है। नर्सिंग केयर इम्प्रूव करने की एक ही चीज है, उसको क्लिनिकल एक्सपीरियंस ज्यादा मिले, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा मिले, तभी होके हमको सही बात है। हमको नॉलेज हो जाएंगे, नर्सेस को नॉलेज होगा तभी पेशेंट अच्छे से ट्रीट होकर निकलेगा बाहर। तो नर्सेस को प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिलना कहाँ से, वो नर्सिंग स्टडी से। वो चीज थोड़ा सा कम हमको दिख रहा है लखनऊ में आज के टाइम पे। और बहुत सारे मतलब फेक इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज्यादा है, ताकि वो घर पे बैठे बैठे सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। ये चीज को रोकना है, ताकि उस प्रोफेशन का एक मतलब एक प्यूरिटी है, वो प्यूरिटी अभी नहीं है। वेरी एक राइट। 60% कॉलेजेस उसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं, पर बाकी 40% पूरी तरीके से उस सब चीज पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल सही बात है ये कि थोड़ा मिस प्रॉब्लम होता है, फेस कर रहा है। क्योंकि ये प्रोफेशन जो है वो लाइफ सेविंग प्रोफेशन है। बिल्कुल और एक्चुअली सेटिस्फेक्शन वहीं आता है, इसीलिए डेडिकेशन और पैशन दोनों ही चाहिए। अब प्योरिटी वाली बात तो बिल्कुल 100% क्या मोर देन 100% वाली बात है कि प्योरिटी होना चाहिए। दत्तवार सर, आप क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दत्तवार सर का फोन भी नहीं मिल रहा है। एनीवेज ये राजीव, ये सिलसिला इतना खूबसूरत है कि शायद सही कभी बात खत्म नहीं होगा। सही बात बट है। मुझे लग रहा है कि जो नर्सिंग की एक एजुकेशन के अलावा जो हमारा मकसद था कि एक सही पिक्चर सामने आए और उसके अलावा इस प्रोफेशन की प्रायोरिटी को लोग समझ सकें, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं डॉक्टर की तरफ से, जेएस इनिशिएटिव की तरफ से, आप लोगों से और आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए और लोगों के साथ जिनके आपके थ्रू संपर्क करेंगे, एक गुजारिश ये करना चाहूँगी कि जब हमारे पास में ऐसे पेशेंट आए तो हम आपका दरवाजा खटखटाएं, आपकी गाइडलाइन लें। और अगर आपके पास में भी कोई ऐसे लोग आते हैं जहाँ डॉक्टर या जेएस इनिशिएटिव की टीम कोई हेल्प कर सकती है, तो निसंकोच जरूर इन्फॉर्म कीजिए। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जुड़े हमसे। हमारे हेल्थ कैंप जब होते हैं, सिचुएशन जब नॉर्मल होगी, हम अपने हेल्थ कैंप में भी आप लोगों की शिरकत चाहेंगे कि आप कभी आए, हेल्थ कैंप में जाएं। कोई ऐसा प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे, क्योंकि हमें वर्चुअल ई क्लिनिक भी कर रहे हैं, इसमें किसी ऐसे कॉलेज स्टाफ के साथ में, किसी बच्चों के साथ में आपको जोड़ेंगे कि जो आप बताएं कि क्या प्रोफेशन है, कैसे पढ़ाई करनी होती है, क्या डेडिकेशन चाहिए होता है, और क्या पैंडेमिक की सिचुएशन होगी तो आपको कैसे एक्ट करना है, नॉन पैंडेमिक सिचुएशन में आपको उतना ही डेडिकेशन चाहिए, वर्कलोड थोड़ा कम हो सकता है। तो लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को और आपके प्रोफेशन के एस्पेक्ट्स को कैसे सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, तो कोशिश करेंगे कि डॉक्टर में के थ्रू इस संदेश को भी लोगों तक पहुंचाया जाए। आप जितने भी लोग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, एकांश मनोज ऋतिक पहुंचना मुखवार सर, अगर आपको किसी को कुछ कहना है, आप अपने शब्दों के साथ उनको सैल्यूट करना चाहते हैं, तो you're most welcome to switch on your camera or mic और say what you want to say। मनोज भैया घोड़ा से जुड़े हुए हैं, जो कि काफी काम कर रहे हैं हमारे साथ में ई क्लिनिक को लेकर, और जितने हेल्थ चेकअप प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें लेकर। हम लोग ई क्लिनिक करते हैं जिसमें कि दूर से डॉक्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं उन जगहों पर जहाँ एक्सपर्ट्स नहीं होते, वो सारा कुछ करते हैं। और एक खास बात यह है कि आप लोगों का रिटर्न जिसने जिसने दिया, बड़ी बड़ी तारीफों के साथ दिया, और मुझे तो उससे ज्यादा मिला। तो हमारे आप एसोसिएट विद यू ऑल एंड आई थिंक राजीव जी हमारा बहुत मोटिवेशनल इवेंट हुआ है। राजीव बैंगलोर से हैं, इंजीनियर हैं, और डॉक्टर का पूरा टेक्निकल सपोर्ट आपसे ही है, बल्कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी भी सिखा रहे हैं। तो इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑल विद अस। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत खूबसूरत सिलसिला है, लेकिन मुझे पता है आप सबका समय कितना कीमती है और आपके पेशेंट्स आपकी राह तक रहे हैं एक्चुअली। तो ना वो नजर जो होती है ना, जो नर्स पे होती है, सिस्टर पे होती है, वो उनको राह तकने जैसी होती है, तो वो उनको आपकी बहुत जरूरत है। तो सीधी सी बात है, ओ प्यारी नर्स, तुम करती रहो सेवा का दान, इस विपदा की घड़ी में तुम साथ हो।
कर रही तुम सबका इलाज हो, इस धरा पे तुम महान हो। जो करती सभी की सेवा, वो नर्स तुम महान हो। तुम्हारे कर्तव्यों को मेरा बार बार प्रणाम। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे विराम देंगे और किसी दूसरे कार्यक्रम में आप सबको जरूर शामिल करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच टू ऑनर आवर स्टेज एंड सच अ मोटिवेटिंग वर्ड्स। थैंक यू। Salute again. Thank you everyone. Thank you Nima. Thank you Shahid. Bye bye everyone.